नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो है यूपीएससी 2025 और 2026 के लिए सीसेट से संबंधित क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है हमने जो है टॉपिक चुना है वो है नंबर सिस्टम। अगर आपको पता होगा तो हमारे लिए जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमारे लिए सीसेट कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको जो है पीटी 2025 या 26 अगर आपको पास करना है तो उसके लिए आपको पता होगा कि सीसेट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीसेट में जो है अगर किसी बच्चे का या किसी भी कैंडिडेट का किसी भी जो है दोस्तों का जो है अगर आपका जो है जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और साइंस और टेक पे अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है लेकिन आप सीसेट में कमजोर हो रहे हैं, अगर आप सीसेट में कमजोर हो रहे हैं तो वो सारी की सारी मेहनत जो है आपकी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। वो सभी की सभी मेहनत जो है आपकी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, क्योंकि अगर आपको जीएस पेपर 1 पास करना है तो आपके लिए सीसेट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। और सीसेट जो है हमें मात्र जो है बोलता है कि भाई तुम 27 सही सही सवालों का जवाब दे दो, 27 जो है सही सही सवालों का जवाब दे दो, जो अक्सर बहुत सारे छात्रों से, विद्यार्थियों से नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाते। आपको पता होगा कि 2023 में आपको पता होगा कि बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट, बहुत सारे सिलेक्ट हो चुके हैं यूपीएससी 2022 में, और उन्होंने 23 का जब एग्जाम दिया तो उससे सीसेट नहीं हुआ। ढेरों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीसेट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीसेट में नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर पिछले विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न में जैसे 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक लगातार जो है उन्होंने जो है क्वेश्चनों की भरमार लगा रखी है, प्रश्नों की भरमार लगा रखी है। झोले भर भर के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं सिर्फ नंबर सिस्टम के। और 2023 में तो हद हो गई भाई, नंबरी सिस्टम से जो है हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए जो है सीसेट अगर हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, सीसेट इंपॉर्टेंट है। सीसेट में नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम इग्नोर करके चल नहीं सकते। अब नंबर सिस्टम जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, नंबर सिस्टम पे रणनीति क्या होगी, किस तरह की रणनीति होगी हमारी नंबर सिस्टम पढ़ने पे? तो भाई रणनीति बहुत साफ है। कंसेप्ट यदि सीखना है, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं नंबर सिस्टम में, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं नंबर सिस्टम में, उन सबके एक अपने कंसेप्ट है जिसे आपको मजबूत करना पड़ेगा। वो सभी कंसेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी कंसेप्ट आपको जो है मजबूत करना पड़ेगा। वो ही फंडामेंटल है। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करने में हमारी मदद करता हो, और फिर उसके बाद जो है विगत वर्षों के प्रश्न यानी पीवाईक्यू जरूर देखेंगे। क्यों देखेंगे पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा पूरा फोकस जितने भी कंसेप्ट होंगे पीवाईक्यू के बेस पे होगा। और आप देखोगे कि पिछले वर्षों में किस तरीके से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी मैं जो है आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ जो है प्रश्न जो है क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू आपका जो है मुख्य आधार होना चाहिए। इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपसे जो है आज जो है हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, नंबर सिस्टम पे। और उसके साथ साथ वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां से मिलेगा। एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको कहीं और भी जो है आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट पे बिल्कुल बारीकी से बात करूंगा। तो यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है, इसलिए बने रहिएगा दोस्तों। अब यहां पे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर संख्या होती क्या है। संख्या क्या है? संख्या बनी किससे है? अंकों से। संख्या बनी किससे है? अंकों से, यानी डिजिट्स। संख्या बनी है डिजिट से। अब ये डिजिट क्या है? ये टोटल 10 है, टोटल 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं, दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं, वे सभी के सभी नंबर इन्हीं डिजिट से मिलकर बने हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर के बने हैं। और अंकों पे तो बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी पूछता आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, अंकों पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए आपको अंकों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अंक ही जो है संख्या को बनाया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अल्फाबेट या लेटर से जो है क्या बनते हैं, लेटर से जो है, अल्फाबेट से जो है हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस से हम लैंग्वेज बनाते हैं। तो आधार क्या है, लेटर। उसी तरीके से नंबर बनता है तो किससे बनता है, नंबर यानी संख्या बनती है, किससे बनती है, अंकों से मिलकर के बनती है। अब यहाँ पे ये देखिए, हम आने वाले जो है, जब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो है, ये टोटल जो है रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, सम, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब जब हम समझ जाएंगे, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अगर हम ये सारे नंबर सीख जाएंगे, हम अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो फिर मैं आपको सारे प्रश्न दिखाऊंगा। सारे प्रश्न जो है मैं आपको बताऊंगा, अंकों पे आधारित प्रश्न जो हम सॉल्व करने वाले, हम हल करने वाले हैं। यहां देखिएगा, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न जो है अंकों पे, जो आपकी बिल्कुल बुनियाद है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। जो आपका बेस है ना, बेस बुनियाद, यहां से प्रश्न उठाता है। आपको देख करके हैरान हो जाएंगे आप, यहां से प्रश्न उठाता है। इसलिए इसको आपका जो है ना बारीकी से नजर होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 10 अंकों से सारे नंबर बने हैं। कैसे बने हैं, अब आप यहां पे आप देखिए कि आप क्या करना है भाई, आपको जो इनमें से कोई 3 डिजिट उठा लेनी है ना, 3 5 7, हमने 3 डिजिट उठा लिया, ठीक है, तो एक नंबर बन गया। अब यहां से 2 डिजिट उठा लीजिए, 1 और 9, 1 और 9, 2 डिजिट का नंबर बन गया। अगर आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कोई भी नंबर बनाना हो, आप यहां से बना सकते हैं। 0 की तो बात ही जुदा है, जिसके बाद लग जाए उसका तो। अब वहां पे आप ये देखिए कि हमने अंक देख लिया। अब ये जो अंक है, अंक से संख्या बनती है। अब ये जो अंक है, अंक से क्या होता है भाई, अंक का, हर एक अंक का जो है अपना स्थानीय मान होता है। हर एक अंक का जो है अपना एक स्थानीय मान होता है। यानी हमने क्या लिया, एक संख्या लिया। अब ये संख्या में देखिए 4 5 6 एक नंबर है। अब इसका एक अपना क्या है, एक अपना प्लेस वैल्यू है, यानी एक स्थानीय मान है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 6 का स्थानीय मान बताओ, यानी प्लेस वैल्यू बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू क्या है, कहां पे ये स्थित है। अब ये देखिए 6 है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी इसको हम इसको जो है हम इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 6 को हम क्या कहते हैं, 6 को जो है हम इकाई अंक कहते हैं। 5 को हम दहाई अंक कहते हैं, ठीक है, और 4 को हम सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा यानी 1000, 1 10 और 100। अगर एक और डिजिट बना दो तो वो क्या हो जाएगा, 1000, 1000। एक और डिजिट बना दो 10,000। एक और डिजिट बना दो, बढ़ा दो तो लाख। एक और डिजिट बढ़ा दो 10 लाख, और एक और डिजिट बना दो करोड़। इस तरीके से नंबर बनते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और सबका एक अपना स्थानीय मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये नंबर बनते चले जा रहे हैं, और सबका एक अपना स्थानीय मान है। समझ रहे मेरी बात। अब यही नंबर आप ले रहे हैं जो है 6 5 4 5 6, ये नंबर ले रहे हैं, तो 6 का जो स्थानीय मान क्या है, 10 की पावर 0। 5 का स्थानीय मान क्या है, 10 की पावर 1। 4 का स्थानीय मान क्या है, 10 की पावर 2। यानी अगर ये और बढ़ता चला जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। अब इसका मतलब क्या है सर, ये मतलब बताओ, 10 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ। तो बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आप देखिएगा क्या है कि अब आप देखते हैं कि देखिए, अब एक नंबर लिया आपने 4 5 6। अब इसमें ये देखिए 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 10 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा, किसी भी नंबर के ऊपर 0 लग जाए वो नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, हैसियत 1 हो जाती है। अगर आपने बड़ा सा नंबर ले लिया, कोई भी बड़ा नंबर ले लिया, कोई भी बड़ा नंबर ले लिया, और उसके ऊपर 0 लगा दिया, इसकी हैसियत गिरा करके वो 1 बना देता है। हैसियत गिरा करके क्या बना देता है, 1 1। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो, याद रखना, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और 10 के ऊपर पावर 1 है तो यानी 10 के ऊपर पावर 2 है यानी 2 है, तो 10 इंटू 10 यानी 100, 3 है तो 1000, पावर 4 हो गई 10,000, 5 हो गए तो 1 लाख। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है या नहीं है। अब ये देखिए 6 के ऊपर जो है 10 की पावर 0 है प्लस
5 के ऊपर 10 की पावर 1 है, 4 के ऊपर 10 की पावर 2 है। ठीक है, समझ रहे कहां से कहानी स्टार्ट किया था? अंकों से हम कहां पहुंच गए? संख्या से। अब इस संख्या का प्लेस वैल्यू हमने निकाला और हमने चेक किया, अच्छा हाँ बात सही है। अब ये देखिए 10 की पावर 0 है, तो यानी 6 × 1 हो गया, और 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 होती है, तो 10 और 10 की पावर 2 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब यहाँ पे आप सबको ऐड कर दीजिए, 400 प्लस 10 प्लस 6, सबको ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 456। क्या आ गया? 456 आ गया। इस तरीके से जो है हम अंकों से नंबर बनाते हैं, और हर एक जो है अंकों का जो है एक अपना स्थानीय मान होता है। अब यहां से हम नंबर सिस्टम को समझने जा रहे हैं। यहां से हम किसको समझने जा रहे हैं ना? आज की क्लास बिल्कुल बेस है, फंडामेंटल है आपका, और इस फंडामेंटल पे मैं आपको दिखाऊंगा विगत वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए। अब बताता जाऊंगा, यहां से प्रश्न पूछे गए, यहां से प्रश्न पूछे गए, यहां से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि मेरा जो है मुख्य उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है PYQ को आधार बना करके बनाना है। उनके आगे सारी किताबें फीकी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है भाई? क्योंकि अगले साल जो है जो प्रश्न आता है सारे नोट्स में वही प्रश्न आ जाते हैं, उससे पहले थोड़ी ना होते हैं। अब देखिएगा कोई भी बुक उठाइएगा वो सारे कंसेप्ट जो है PYQ के बाद आया हुआ है, इसलिए PYQ जो है हमारे लिए जो है PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना PYQ के जो है विगत जो है वर्षों के प्रश्न से जो है उनको ध्यान में रख करके हमें सारी चीजें करनी है। अब यहां से हम जो है क्या समझने जा रहे हैं बच्चों? हम यहां से नंबर सिस्टम के बारे में समझने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या समझने जा रहे हैं? यहां से हम नंबर सिस्टम के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, अब ये जो नंबर सिस्टम है, अब ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है? ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। हमने जो है अगर हम अभी इतने सारे नंबर है, अब आपके पास इतने सारे नंबर है या नहीं है? अब इन सारे नंबरों को हमें व्यवस्थित करना है। इन सभी नंबरों को अगर मुझे व्यवस्थित करना है तो क्या मैं उसको जो है कैटेगराइजेशन करूंगा या नहीं करूंगा? उसका वर्गीकरण करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा भाई। अब किन आधारों पर वर्गीकरण किया है ये आपको पता होना चाहिए। किन आधारों पे हमने जो है अपने नंबर्स का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है, उसको बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। और हर नंबर हर दो चीजों के बीच में एक जो है आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। बस डिफरेंट क्या बेसिक अंतर है इन दोनों में वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप ये देखिए, अब यहां आप देखिए सबसे पहले कि हमने जो है नंबर को जो है नंबर सिस्टम को जो है नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है रियल नंबर, और एक है इमेजिनरी नंबर। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, और एक है वास्तविक संख्या। ये क्या है बच्चों? ये है आपका वास्तविक संख्या। अब सर ये वास्तविक संख्या होती क्या है ये बताओ? वास्तविक नाम से है, रियल जो है, रियल का मतलब क्या होता है? जो है वो है, वास्तविक जो होता है ना, और इमेजिनरी जो नहीं है, जिसकी हमने कल्पना की हो, मन में सोचा हो, अपने मस्तिष्क में सोचा हो, वो इमेजिनरी है। लेकिन वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है या नहीं है इसके बारे में अभी जो है क्या हो रही है? रिसर्च चल रही है। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर जो है इस पे अपना मंथन कर चुके हैं यार इमेजिनरी नंबर नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है, कल्पना पे आधारित है। अब कैसे है? अभी हम पहले रियल नंबर को हम समझते हैं तो आप समझ पाइएगा कि अच्छा इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये जो नंबर होते हैं ना इमेजिनरी नंबर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये जो है रियल नंबर जो है, अब रियल नंबर क्या है? अगर आपको जो है रियल नंबर क्या है जो होता है, अब यहां से जो है अगर आपसे एक बेसिक डेफिनेशन पूछा जाए, बेसिक बातें पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में मूलभूत अंतर क्या है? बस सही है भाई, इतना पता है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे झटके से बोल दिया बताओ बेटा बताओ रियल नंबर क्या होता है, बताओ इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया, बताओ, पूछे जाते हैं है ना कि रियल नंबर बताओ क्या होता है। भाई मैथ्स बहुत अच्छा जानते हो, बताओ रियल नंबर क्या होता है। सब कुछ जानते हैं लेकिन पता ही नहीं है क्या होता है। बहुत सिंपल है, अगर एक लाइन में डेफिनेशन दिया जाए कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे प्रस्तुत कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसे संख्या रेखा पे जो है दर्शा नहीं सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बस यही डेफिनेशन है और यही आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी नंबर क्या है भाई? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते। अब ये संख्या क्या होती है भाई? संख्या रेखा क्या होती है ना? संख्या रेखा का मतलब सर समझाओ, है ना? संख्या रेखा का मतलब बहुत सिंपल है भाई, एक संख्या ले लो, उसमें नंबर डाल दो, बन गया संख्या रेखा, है ना? एक नंबर आपने लिया 0, है ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये इनफाइनाइट तक जाता है ना, अनंत तक जाता है ये, समझ रहे? इनफाइनाइट ये भी, है ना? तो हमने 5 तक स्टॉप कर लिया ताकि हमें समझना है, अपने कंसेप्ट बिल्ड करने। अब यहाँ पे ये देखो भाई, हमने संख्या को नंबर पे दर्शा दिया, संख्या रेखा हो गई। इमेजिनरी नंबर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, देखिए कैसे। अब जैसे ये मान लीजिए यहीं पे जो है सारे नंबर है, सारे नंबर इसी में आ गए, है ना? कुछ नंबर जैसे कि √2 यहाँ हो गए, √3 यहाँ हो गए, √5 यहाँ हो गए, है ना, √11 यहीं कहीं होगा, है ना, यहीं कहीं आसपास होगा। तो हमने क्या करा है, हमने ऐसी संख्या जो संभव है, जिसका मान संभव है, हमने उसको संख्या पे दर्शा दिया। अब जो है इस नंबर को क्या हम जो है इमेजिनरी नंबर को यहाँ दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते। कैसे? क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो है √1 -1 अंडर रूट -1 की वैल्यू देखो आप, कहीं नहीं आ सकता। इस वैल्यू का मान जो है, इसका मान जो है हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते। उसी तरीके से कोई और दूसरा ले लीजिए -√2, हम संख्या रेखा पे इसको दर्शा नहीं सकते, और इसको हम दर्शा रहे हैं, है ना? जिसको हम जानते हैं उसे हम इजिली जो है हम संख्या रेखा पे दर्शा पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, रियल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, लेकिन जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते काल्पनिक संख्या होती है। अब यहाँ पे हमें जानना है कि अब जो है, अब आगे हम देखते हैं कि रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना? समझने के आधार पे जो है रियल नंबर को जो है हमने जो है अपनी सुविधा के लिए जो है उनको 2 पार्ट में जो है हमने इसका कैटेगराइजेशन किया है। एक है आपका, आ गया हमारा, जिसे हमें समझना है, एक होता है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है? एक होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। यानी रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है भाई? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय और इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। ये हो गई 2 आपकी संख्या, ठीक है? ये किसके भाग है? रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसके भाग है? रियल नंबर के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हम समझेंगे और डिटेल में। सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे? बताओ सर। बताते देखो कैसे होता है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? वही बात जैसे हमने इसमें कुछ बेसिक अंतर देखा था, बेसिक डिफरेंट देखी थी, अब वैसे ही हमें इसमें जो है एक मूलभूत अंतर जानने की जरूरत है। अब जैसे ये मान लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका जो है भिन्न के रूप में जो है प्रस्तुतिकरण संभव है, भिन्न के रूप में प्रस्तुत है, यानी फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शनल हो सकता है ना? भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p/q एक फ्रैक्शन है ना? परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? ये देखिए क्या होता है, यानी परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वही जो ये होती है वो ये नहीं होती है। जैसे इसमें ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसको संख्या रखे यहाँ पे दर्शा सकते हैं, इसे नहीं दर्शा सकते हैं। उसी तरीके से परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर, ये रियल नंबर का भाग है ना? इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब सर मतलब बताओ, अब मतलब बताओ, ठीक है? मतलब क्या होता है? मतलब का मतलब ये बताओ। p/q का मतलब क्या होता है? p/q। p क्या है भाई? एक अंश है, और q क्या है? हर है ना? पता ही होगा, आपको पढ़ा होगा बचपन में, है ना? p एक अंश है और q क्या है? हर है ना? अंश का मतलब क्या हुआ, है ना?
ऊपर की वैल्यू अंश और नीचे की वैल्यू हर हो गई, ठीक है। अब ये बात है, और यहाँ पे p/q जो है अंश है और ये हर है, इसमें भी है, लेकिन ये इसमें अंश और हर के रूप में नहीं होता है, ये अंश और हर के रूप में नहीं होता है, लेकिन ये होता है। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या q का मान 0 हो सकता है, नहीं, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, 4/3 लेते हैं, ठीक है, तो 4/3 है, 3 तो 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अब ये देखिए, 4 के नीचे अगर आप 0 डाल देते हैं तो ये जो चीज है अपरिभाषित हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है, इसे आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो अपरिभाषित हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई जो है मतलब जो है इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। समझ रहे मेरी बात, तो ये यहाँ पे ये बात हो गई कि किसी भी नंबर के नीचे q कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो अंश हर है, ये वाले नंबर कैसे होते हैं, तो सबसे पहले जो है रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले, असल में तो पढ़ना हमें यही है, ज्यादातर क्वेश्चन जो इनमें से बनते हैं, है ना, पर हमें जो है अपनी जानकारी के लिए हमें रैशनल नंबर जानना जरूरी है, अपरिमेय संख्या को जानना बहुत जरूरी है या नहीं। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, बताओ, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है ना, जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है उसे जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, और मतलब बताओ, और मतलब ये होता है कि ये जो नंबर होते हैं ना, ये अशांत अनावर्ती होते हैं। ये नया वर्ड आ गया सर, यानी ये इस टाइप के नंबर होते हैं, 1.01, 001, 00, 00, 0001, फिर 401, 50, ये हमने ये देखा, ये चलता ही रहता है, रिपीटेशन होती रहती है, इसकी रिपीटेशन होती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होता, इस टाइप के नंबर होते हैं। समझ रहे मेरी बात, है ना। उसी तरीके से √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है, और इसी फॉर्म में होती है, दशमलव प्रसार के रूप में इनका जो है ये संख्या होती है, जिसे आप चाह करके भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ध्यान रखना है, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह के ये नंबर होते हैं, अशांत अनावर्ती टाइप के, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या ये हो गई। अब उसके बाद जो है पाई का मान आपने देखा होगा, पाई का मान जो होता है 3.145 डैश डैश, ये चलता ही रहता है। पाई के ऊपर एक बुक किताब भी, एक इतनी मोटी किताब लिख दी, लेकिन पाई की वैल्यू खत्म नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू होती है, ऐसे भी नंबर होते हैं, है ना। तो ये अशांत जो है अनावर्ती जो है टाइप के जो है नंबर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, अब आगे ये देखना है कि जो रैशनल नंबर होता है, अब रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमें परिमेय संख्या देखनी है ना, तो परिमेय संख्या है, अब इसका जो है एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप, या आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है ना, है कि नहीं। तो अब ये देखिए, आप इसको जो है अब आप ले लिए होंगे, अब मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं। अब हमारा जो फोकस होगा सिर्फ परिमेय संख्या पे होगा, किस पे होगा बच्चों, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्या, नंबर सिस्टम में जो बात हो रही है वो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब ये देखिए, देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, ये होती क्या है भाई, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो है अपनी सुविधा के लिए इसको भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं लास्ट में, अभी जो क्लास जब हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको फिर से बना दूंगा, ताकि आपके मस्तिष्क में जो है ये परमानेंटली स्थायी रूप से जो है फिक्स हो जाए, हमेशा के लिए स्थायीबद्ध हो जाए। अभी लास्ट में जो है, बाकी फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं चीजों को, कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा परिमेय संख्या किसका भाग है, ये बताओ किसका भाग है, वास्तविक संख्या का भाग है। वास्तविक संख्या किसका भाग, ये भी नंबर सिस्टम का भाग है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, इसके हमने 2 पार्ट बनाए, एक बना है पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक, और एक बनाया हमने भिन्न, एक क्या है, भिन्न, इंग्लिश में बोल देता हूं पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। अब ये देखिए जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक होती क्या है,
पूर्णांक होते क्या है? तो वही बात है भाई, पूर्णांक और भिन्न में एक अंतर बताओ भाई। जिस तरह से हमने परिमेय और परिमेय में और हमने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में एक अंतर देखा, उसी तरीके से हमें एक बेसिक अंतर इन दोनों के बारे में पता, क्या ऐसी चीजें इन दोनों को जो है क्या करता है, अलग करता है तो एक ही पिता के दो बच्चे, लेकिन इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर है वो तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए पूर्णांक क्या होता है भाई, जैसे एक मैंने एक संख्या रेखा लिखी, ठीक है, संख्या रेखा लिखी है ना, संख्या रेखा बनाई, सॉरी ठीक ही नहीं बनाई। अब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 तक लिख ही देते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -6, ठीक है, ये संख्या रेखा हमने बनाई। अब इसमें आप ये देखिए कि इसके नीचे क्या है कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब होता है जिसका हर जो है 1 हो, पूर्णांक मतलब जिस संख्या का हर 1 होगा 1 होगा, वो संख्या क्या बन जाएगी, वो संख्या जो है इंटीजर्स बन जाएगी, बस इतना ही अंतर है। और भिन्न क्या है, अगर भिन्न जो है, अगर हर आपका 1 से ज्यादा हो गया, यानी 1/2 1/3 1/4 है ना, अगर 1/1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक, और 1/2 1/3 1/4 है तो वो क्या बन जाएगा, भिन्न। यानी अगर आपका हर 1 से ज्यादा है तो भिन्न, और 1 है तो वो क्या बन जाएगा, आपका पूर्णांक बन जाएगा, है नहीं, इंटीजर्स बन जाएगा। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर जिनका हर जो है 1 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या 6 जो है एक परिमेय संख्या है, कैसे है परिमेय संख्या भाई, इसमें तो सिर्फ p है, भैया अभी तो पढ़ा है ना, परिमेय संख्या पूर्णांक का भाग है, पूर्णांक जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, किसी नंबर के नीचे यदि कुछ ना हो तो क्या होगा, किसी नंबर के नीचे यदि कुछ ना हो तो 1 होगा, और 1 जो है वो क्या बन जाता है, उसका इंटीजर्स हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। अब इस संख्या रेखा को आपको गौर से देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगी, सारी चीजें इसी में छुपी हुई है, इसी संख्या रेखा में छुपी हुई है। भाई क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर जो है क्या क्या छुपा हुआ है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई इसमें जो है आपका जो है सम है, विषम है, भाज्य नंबर, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या, सारी इसी में है, सारा इसी में छुपा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीजें जो है हम इसी में देखते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका ये संख्या रेखा, इसको गौर से आप देखिए, इसमें सारी चीजें छुपी हुई है, और यहीं से हम कैटेगराइजेशन करेंगे इंटीजर्स का। ठीक है बच्चों, अब हम इंटीजर्स को देखते हैं, इंटीजर्स में क्या है ना। तो यहां से बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पूर्णांक से, मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी जो है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं पूर्णांक के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और फ्रैक्शन के ऊपर भी जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फ्रैक्शन के ऊपर, है ना, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहां देखिए पूर्णांक क्या है भाई, इंटीजर्स क्या है ना, यानी इंटीजर्स जो है पूर्णांक, इसे हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक है आपका धनात्मक पूर्णांक, है ना, एक है आपका ऋणात्मक पूर्णांक और एक है आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इसी के बीच में आ जाता है शून्य पूर्णांक, शून्य इंटीजर्स। और ये जो शून्य पूर्णांक होती है यही आपका होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ बच्चों, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। ठीक है, और यहां जो आ जाता है धनात्मक में, यही आ जाती है आपकी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी ये आपका होल नंबर, और यहां आ जाता है आपका नेचुरल नंबर। अब एक एक करके हम समझते हैं, है ना, क्लियर हो रहा है। और धनात्मक पूर्णांक में भी होल नंबर शामिल हो जाता है। तो अब ये देखिए नेचुरल नंबर जो है, अब ये है कि होल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है, शून्य 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये चलता रहेगा। प्रारंभ जो है शून्य से होना चाहिए, 0 से होना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसका जो है जो प्रारंभ जो है वो 1 से हो, प्रारंभ 1 से हो, ये ध्यान रखना है आपको। यानी नेचुरल नंबर जो है एक तरह का काउंटिंग नंबर होता है, यानी ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है। अगर आपको बोला कि जाओ बच्चों क्लास में जाओ गिन के आओ, तो आप ये थोड़ी कहोगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे, नहीं ना, कैसे गिनोगे बताओ, गिनोगे 1 2 3 4 5। यानी कभी भी हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, है ना, किसी भी वस्तु की हम गणना करते हैं तो हमेशा 1 से करते हैं। ठीक है, और जब 1 से करना हम शुरू कर दिया तो उसी नंबर को हमें क्या कहते हैं, उसी नंबर को जो है हम नेचुरल नंबर कहते हैं।
समझ आ रहा है? ऐसी संख्या जिसे जो है गिनी जा सकती हो, काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर, है ना। काउंटिंग नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होती है? काउंटिंग नंबर होती है। 1 2 3 4 5। और निगेटिव इंटीजर्स में क्या हो गया बच्चों? -1 -2 -3 -4, ये जो है निगेटिव इंटीजर्स हो गया। अगर आप ऐसे लिख दें -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये इस तरह से। तो एक संख्या, अब इस सबको एक संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब यहां से एक प्रश्न बनेगा आपका, एक क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो कहोगे हाँ है। सभी पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, पूर्णांक है? तो नहीं, सभी नहीं है ना, क्योंकि इसमें ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, है या नहीं है? अगर आपसे इसी दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा? नहीं। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में ये दोनों तो शामिल होता है, लेकिन ये शामिल नहीं होता है। अब उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। क्यों? प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में शून्य नहीं है, यानी जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो ये पूर्ण संख्या बन ही नहीं सकता। लेकिन इसी का अपोजिट प्रश्न, अपोजिट क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ, सभी जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। कैसे है बताओ? क्योंकि भैया इसमें 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें हम शामिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? इसमें हम सारी चीजें शामिल कर रहे हैं, इसलिए जो है सभी नेचुरल नंबर इसमें आ जाता है। लेकिन इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आती, क्योंकि यहाँ जीरो गायब है। बस इतना ही है, इतना ही आपको जानना है। और यहां से इससे इन सब से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है, लगातार यहां से। तो इसलिए हमें इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेचुरल नंबर को जानना तो और सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे है बताओ? नेचुरल नंबर को जानना और सबसे ज्यादा कैसे जरूरी है? देखो भाई कैसे जरूरी है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जहां से यूपीएससी जो है सीसेट में प्रश्न बनाता है। तो देखिए इसी के अंदर आती है सम संख्या। इसी में क्या आ जाती है बच्चों? है ना, इसी में जो है सम संख्या आ जाती है ना, और इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। इसी में जो है विषम संख्या आ जाती है, ऑड नंबर। इसी में जो है विषम संख्या शामिल हो जाती है ना। नेचुरल नंबर में जो है विषम संख्या हो जाती है। इसी के अंतर्गत जो है हम जो है भाज्य संख्या पढ़ते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, है ना। इसी में हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, इसी में हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब नेचुरल नंबर के पार्ट है, यानी प्राइम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सबसे, यहाँ से जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं भाज्य अभाज्य संख्या पे, है ना। यूपीएससी में यहाँ से बहुत सारे जो है प्रश्न बने हैं, तो इसलिए इनको बहुत डिटेल में अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और वो अच्छी जानकारी को बेसिक जानकारी करते हैं, जो आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बुनियाद को जो है मजबूत करता है। समझ रहे मेरी बात? और ये सब जो है आपके कंसेप्ट का पार्ट, आपको यही सीखना है और कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो क्या ये फ्लो चार्ट को मैं खुद से बिना देख करके बना पा रहा हूँ, सारी चीजों को, सारे एग्जाम्पल को मैं खुद से लिख पा रहा हूँ, क्या मैं मेरे मेमोरी में आ रही है सारी चीजें, बार बार मुझे देखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है या नहीं बच्चों? तो अब ये देखिए, एक हो गया आपका सम संख्या, एक हो गया विषम संख्या, एक हो गया भाज्य संख्या, एक हो गया अभाज्य संख्या। ये सभी किसके पार्ट है? नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या के। और प्राकृतिक संख्या किसका भाग है? पूर्णांक का। पूर्णांक किसका भाग है? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसका भाग है? वास्तविक संख्या का। और वास्तविक संख्या को हम किस में पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। देख रहे हैं, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फ्लो चार्ट में हमें चीजों को समझना है, सारी चीजों को हमें किसमें समझना है? एक फ्लो चार्ट के रूप में हमें सारी चीजों को समझ करके चलना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, अब आप देखिए कि ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब मैं अलग से ये इन पे चर्चा करूंगा, डिटेल में हमें इनकी जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इनकी जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप आगे देखिए, आगे क्या देखना है भाई? आगे हमें देखना है, और वो देखना है हमें क्या भाई, आप बैक करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नहीं क्योंकि, है ना। तो अब ये आगे देखते हैं हम, इसमें पूर्णांक के ही अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? पूर्णांक के अंदर ही हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या।
नेचुरल नंबर, प्रकृति संख्या हम इसी में पढ़ते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको जानना है, और उसमें जानना है सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रहा है? अब इवन नंबर में आप देखिए, है ना, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है भाई? जो 2n के फॉर्मेट में होता है। इवन नंबर जो 2 के पहाड़े में आती हो, कौन से पहाड़े में आती हो? 2 के पहाड़े में आती हो, और 2n के फॉर्म में होता हो। किसके फॉर्म में होता हो? 2n के फॉर्मेट में होता हो। ये ध्यान रखना। 2n क्या है भाई? n कोई भी नंबर है, पर ध्यान रखना जो है n जो है कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, ठीक है। अब n कोई भी नंबर आप उठा लो, यानी अगर आप 2n के स्थान पे 5 ले लोगे 10 बनेगा, 13 ले लोगे 26 बनेगा, 17 ले लोगे 34 बनेगा, है ना। समझ रहे मेरी बात? 2 की जगह 101 ले लोगे तो आपका कितना बन जाएगा? 202 बन जाएगा। तो ध्यान देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? ये सभी के सभी क्या बन रहे हैं? तो जो है इवन नंबर हो रहे हैं। यानी किसी भी जो है संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये किसके फॉर्म में होता है? 2n के फॉर्मेट में होता है। और उसके बाद इस तरीके से भी हम जान सकते हैं, जो 2 के पहाड़े में 2 का मल्टीपल होता है, वह सभी संख्या जो 2 का मल्टीपल होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, क्या है ये? सारे 2 के मल्टीपल है। इसे ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, इसको सम संख्या क्या होती है। अब उसके बाद जो है सम संख्या के बाद हमारा जो है अगला आता है, वो आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है भाई? विषम संख्या क्या है ना? विषम संख्या। अब विषम संख्या को हम कहते हैं यहाँ पे ऑड नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ भाई? ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2n+1 के फैक्टर में फॉर्मेट में हो। 2n+1 के जो है फॉर्मेट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे ये है कि कोई भी सम संख्या लिख लीजिए, कोई भी सम संख्या जो आपको पता है उसमें 1 जोड़ दीजिए, विषम संख्या बन जाएगा। कितना आसान है ना। जैसे ये देख लो, 2 ले लिया 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 3, है ना। 4 ले लिया 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 5, है ना। 6 ले लिया 1 जोड़ दो, 7 बन जाएगा। 13 लिया 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 14 बन जा रहा है। नहीं 14 लिया +1 जोड़ेंगे, है ना। 14 लिया +1 जोड़ेंगे 15 बन जाएगा। तो क्या दें? 2n+1 के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो 2 का मल्टीपल ना हो, जो 2 का मल्टीपल हो सम संख्या, जो 2 का मल्टीपल ना हो विषम संख्या, ये भी हो। और ऐसे भी बोल सकते हो, जो 2n के फॉर्मेट में होता है इस तरीके से, तो वो सम संख्या। जो 2n+1 के फॉर्मेट में होता है तो वो बन जाती है आपकी विषम संख्या। समझ रहे मेरी बात है या नहीं है? अब यहाँ पे अगर आपसे एक ये क्वेश्चन इसी में बनता है, एक चार्ट में आपको बनवा देता हूँ। वो क्या है भाई? वो ये है, देखिए क्या जानना है भाई आपको। अब ये देखिए कि अगर आप जो है क्या करते हैं भाई, इवन प्लस इवन को जोड़ते हैं तो आंसर क्या बनेगा आपका? इवन। ध्यान रखना, इवन प्लस इवन यानी सम संख्या और सम संख्या को आप जोड़ते हैं तो आंसर भी आपका क्या आएगा? सम संख्या आएगा। कैसे भाई? आप कोई ले लीजिए, 4 + 4 क्या बन जाएगा? 8, 6 + 6 क्या बन जाएगा? 12, 8 + 8 क्या बन जाएगा? 16। क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। बहुत सिंपल है। अब इसी को माइनस करिए आप, इसी को आप क्या करना है? आपको इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यानी इवन में से इवन को घटाएंगे आप। इवन संख्या में से अगर आप इवन संख्या को घटाते हैं, है ना, यानी सम संख्या में से सम संख्या को घटाते हैं तो आपके पास क्या आता है आंसर? इवन नंबर ही आता है। ध्यान रखना है। यानी सम प्लस सम क्या हो गया? सम। सम माइनस सम, आंसर सम, है ना, इवन। अब उसके बाद इसी तरह से ऑड, ऑड को ऑड के साथ प्लस करते हैं, है ना। विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं आप, है ना। विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या आएगा? इवन। ये ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा, एक नंबर लिया आपने, एक नंबर लेते हैं 7, है ना, 7, और एक नंबर ले लिया 5, है ना। 7 + 5 तो ये क्या बन जाएगा आपका भाई? 12। 12 क्या है? इवन नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं 13, और एक नंबर ले लेते हैं आप, दूसरा आप नंबर ले लीजिए
तो अगेन 13 ले लिए तो आंसर बन जाएगा 26। क्या बन गया आपका? इवन नंबर। अब और आगे देखिए, अगर आपने जो है एक नंबर लिया है 17 और दूसरा लिया है 13, क्या बन जाएगा? 30, इवन नंबर है। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा ऑड प्लस ऑड को जब हम जोड़ते हैं तो आंसर हमारा इवन आता है। ठीक है, इसे आप जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में मदद करती है ना। एग्जाम में यही सारी चीजें जो हम ये जो है धीरे धीरे अपना जो है खजाना बचा रहे हैं, किसके लिए? है ना, ये संपत्ति आपके तैयार हो रही है ताकि आपको जो है आने वाले 2025 के एग्जाम में जो ये आपके काम आएगा, है ना। इसलिए इसको जरूर नोट करिएगा, है ना। अब उसके बाद ये देखिए, अगर आप ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं, ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो क्या होगा बच्चों? ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो भी आंसर आपका इवन आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? इवन आएगा। कैसे आएगा इवन? बताओ बताओ, इवन कैसे आएगा? है ना, बहुत आसान है। अब जैसे एक नंबर ले लिया 8, एक नंबर ले लिया आपने 8 ले लिया, है ना, सॉरी 8 नहीं लेंगे 7 लेंगे। 7 में से आपको 3 माइनस करना है। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। अब 7 में से 3 को माइनस करिए, क्या आएगा? 4। 4 क्या बन गया आपका? इवन नंबर। इतना आसान है या नहीं है? तो अब याद ध्यान रखना है ये चार्ट को, है ना। अब अच्छा सर प्लस माइनस ही बताओगे, मल्टीप्लाई नहीं बताओगे? बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। अगर आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन को आप मल्टीप्लाई करते हैं इवन से, इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन नंबर से, ठीक है बच्चों, है ना। इवन को आप इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा? इवन संख्या यानी सम संख्या आएगी। कैसे आएगी ये देखो, जैसे आपने 4 लिया, राइट, और आपने 2 लिया, राइट, दोनों क्या है? इवन नंबर है, और दोनों इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8। 8 क्या है आपका? इवन नंबर है। 8 आपका क्या आ गया? इवन नंबर। एक और लीजिए 10, और दूसरा ले लेंगे आप 16, है ना, 16। अब आप यहां देखिए 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ गया। 160 क्या है आपका? इवन नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब आगे देखिए, इन सभी में अभी मैं इवन की सीरीज ले रहा हूं, सारे ऐसे नंबर अभी इवन। और ऑड भी देखेंगे, ऑड भी आएगा तो इवन नाराज हो जाएगा भाई, ऑड नाराज हो जाएगा। खाली इवन को ले रहे हो, इवन को ले रहे हो, ऑड को भी लो, अभी दे रहे हैं। अब ये देखिए, अब दूसरा है ऑड को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑड से, यानी विषम संख्या को अगर आप विषम संख्या से गुणा करते हैं, है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर? बताइए क्या आएगा? तो भैया आंसर आएगा ऑड। ये याद रखना है। अब तक कौन आ रहा था? सारा सभी इवन आ रहे थे, अब एंट्री हो गई है ऑड की, नाराज हो जाता ना। अब ये देखिए, अगला देखिए, आपने यहाँ पे एक एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल बताओ। बता रहे हैं 7 × 3 21, है ना, 13 × 3 39, है ना। अब दूसरा 5 × 3 15, क्या हो रहा है? यानी ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर किस में आ रहा है हमारा? ऑड में आ रहा है। यानी ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एक और है आपका अगला, वो ये है कि भाई ये बताओ डिवाइड करने पे क्या होगा? इवन को डिवाइड कर दें, इवन नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर से तो आंसर क्या आएगा? तो भैया इवन आएगा, ध्यान रखना, है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो देखना, इवन को अगर आप इवन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल है 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? क्या आया आपका? 4 आया। तो 4 क्या है आपका? इवन नंबर है या नहीं है? अगला आप देखिए, अगला आप नंबर 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 8। 8 आपका क्या है? 8 आपका इवन नंबर है। 8 आपका इवन नंबर है या नहीं है? तो हमने ये सीखा कि इवन को इवन से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? ये। अब यहाँ पे हमने अब एक और है, थोड़ा सा एक और चीज रह गया था जो यहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप ये हो जाए। अगर आपको जो है मान लो इवन में से इवन को अगर प्लस ऑड करेंगे, अब ये अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ इवन प्लस इवन था, इवन माइनस इवन था, ऑड प्लस ऑड था, ऑड माइनस ऑड था, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं था, है ना। तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बताओ, इवन नंबर कोई ले लो, है ना, 8 3, तो आंसर आएगा आपका ऑड।
है ना। देख लीजिए 8 + 3 कितना हो गया 11, है ना। 4 + 5 क्या हो गया 9। देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये एग्जांपल हो गया। अब इसी का अपोजिट हो सकता है कि इवन में से अगर हम ऑड को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ। इवन में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, ऑड को माइनस कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। और मतलब विषम संख्या आएगी। जैसे आप ये देखिए इवन नंबर 8 है, ऑड नंबर 5 है, आंसर क्या आ गया 3, है ना। इवन नंबर 11 है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर जो है 12 है ना। ऑड नंबर क्या है 7, तो भी आंसर आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो 5 और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बस ये आप चार्ट जो है आप जो है ये आप उतारेंगे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, अगर आप, कोई बात नहीं मत करिए, है ना, है या नहीं। वैसे करना चाहिए भाई, नोट ही काम आता है। अभी छोटी छोटी चीजें जो है ना, यही सब जब तैयार होता है ना रिवीजन में, यही काम आती है भाई। एक बात है, ये सारी चीजों को क्या मैं अपने मैंने क्या ये लिख करके मैं आपको देख करके बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने मस्तिष्क में सोचा है ना। आप भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप खुद से बना सकते हैं, खुद से इस चार्ट तैयार कर सकते हैं, है या नहीं है। बस उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार, है या नहीं। उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो अब हमारी कहानी जो है नेचुरल नंबर में जो है ऑड और इवन से समाप्त होकर के अब कंपोजिट और प्राइम पे पहुंच रही है। अब हमारी गाड़ी कहां पहुंच रही है बच्चों, अब हमारी गाड़ी पहुंच रही है कंपोजिट नंबर पे और प्राइम नंबर पे, है ना। सीखना है, सीखना है, रटना नहीं है भाई, रटोगे तो, है ना, रटना नहीं है, ध्यान रखना है ना। इनको समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। लगातार नोट करते रहिए, लगातार नोट करते रहिए। जो मैं 4 एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, 6 एग्जांपल आप अपनी तरफ से बनाइएगा, 10 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से सोचिएगा कि सर ने 4 बताए, 4 क्या मैं खुद से नहीं बना सकता हूं, बना सकते हो भाई। सर 2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, आप भी 2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हो। इसी को कहते हैं लर्निंग, 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 लर्निंग। सर अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल सोच रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल सोचिए, 2 हम 2 आप, है या नहीं है। तो अब आगे आप देखिए, अब आप आगे देखिए कि भैया फ्रैक्शन, अब हमने सॉरी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, है ना। अब नेचुरल नंबर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब हो गया भाज्य संख्या, और एक हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, है या नहीं, कंपोजिट और प्राइम। तो अब ये देखिए कंपोजिट का मतलब क्या हुआ भाई, कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। इसका मतलब बताओ सर, अब मतलब की बारी है ना। ठीक है, कंसेप्चुअल है पूरा दोनों टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, समझ रहे हैं। तो डिटेल आपको जानकारी चाहिए। अब आप देखिए इसके अंदर क्या देखना है भैया, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होती है। मैं आपको एक नेचुरल नंबर जो है ना लिखवाता हूँ, है ना, तब समझेंगे, है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। इनमें से मैंने आपको बोला कि कोई 2 नंबर आप उठाइए, है ना। फिलहाल मैं अपने जो है एक मैं अपनी तरफ से उठाता हूँ 4, और एक नंबर उठाया मैंने 7, ठीक है। एक 4 उठाया और एक 7 उठाया, ठीक है। एक 4 और एक 7, समझ रहे हो मेरी बात, एक 4 और एक 7, ठीक है। इंक डालो, है ना, 4 और 7 ये 2 नंबर हमने लिया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो 4 और 7 में आप क्या देख रहे हो, क्या चीज आप देख रहे हो उसके अंदर भैया, ये 4 है ना, 4 इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं ये सोचो आप। 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं सोचो। 4 को 1 डिवाइड कर रहा है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को 4 डिवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवीजन होना चाहिए, है ना, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यानी 4 के टोटल के फैक्टर कितने हो गए,
1 2 और 4 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4 3 फैक्टर हो गए। और 7 देखिए आप, 7 को कौन डिवाइड कर रहा है? खुद 7 डिवाइड कर रहा है और 7 को 1 डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा और कोई डिवाइड कर रहा है? नहीं। 7 को 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा और किसी से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा इसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। कोई भी नंबर 2 से ज्यादा 7 को डिवाइड नहीं कर सकता। जब कोई भी नंबर किसी संख्या को 2 से अधिक बार विभाजित ना करे, यानी 2 ही होना चाहिए। कितने? या तो वो 1 हो या तो वो खुद हो, वो नंबर खुद हो। तो ऐसी संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या होती है। जिसके जो है कम से कम अधिक से अधिक, कम से कम अधिक से अधिक छोड़ो, कम से जो है उसके केवल और केवल 2 जो है, 2 क्या होने चाहिए? फैक्टर होना चाहिए, है ना। डिवाइजर 2 होना चाहिए, भाजक जो है मान उसका 2 होना चाहिए, है ना। वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कोई और नंबर उठा करके देखते हैं इसमें, है ना। एक नंबर हमने ले लिया 9 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 5 और 9, 5 एंड 9। अब 5 में देखिए क्या है और 9 में देखिए क्या है ना। अब 5 पहले ये देखिए 9 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है भाई? 9 को 1 डिवाइड कर रहा है, 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, 9 को 9 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1 3 9, 2 से ज्यादा हो गए। जब 2 से ज्यादा हो जाता है तो कंपोजिट नंबर, और केवल 2 रह जाता है। जैसे 5 के साथ देखिए, 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या तो 5 को 5 डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बस यही है प्राइम नंबर, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, उससे ज्यादा ना होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। अब भाज्य संख्या के अलावा सभी नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर बचते हैं वे सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जो है बच्चों, वो सभी के सभी नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या के अलावा सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, आपको एक चीज और देखना है। क्या देखना है भाई? ये देखो, है ना। 2 से बड़े 10 के अलावा देखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें एक नंबर उठाइए 12 और दूसरा नंबर उठाइए 17, है ना। या आप 13 और 15 भी उठा सकते हैं, है ना। 12 और 17 जो है 12 और 17 उठाते हैं। तो 12 में आप देखिए क्या है कि 12 क्या है? 12 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं ना। जो है इसका जो है गुणनखंड क्या हो सकता है? या तो ये 1 से डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा ये बताओ? और ये डिवाइड होगा कंप्लीटली 12 से, है ना। 12 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर जो है इसके 6 फैक्टर हो गए। 12 के कितने फैक्टर हो गए? 12 के 6 फैक्टर हो गए। समझ में आ रहा है? तो क्या ये कभी नंबर 12 जो है, क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं। अब यहाँ पे 17 देखिए, 17 देखिए, 17 को कौन डिवाइड करेगा? या तो 1 या तो खुद 17, उसके अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। यानी केवल और केवल दो ही फैक्टर है। समझ में आ रहा है मेरी बात? 2 ही फैक्टर है। तो ये नंबर क्या बन जाएंगे आपके? ये नंबर आपके बन जाएंगे प्राइम नंबर। कितना आसान है, कितना आसान है ना प्राइम नंबर को समझना। बस आपके माइंड में, मस्तिष्क में जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर क्या आपसे बोला जाए कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर आप लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? है ना, लिख सकते हो? हाँ लिख सकता हो भाई। 1 से 17, 1 3 5 7 11 13 17 19 23 और बताओ 23 29 के यहाँ से प्रश्न पूछे गए। ठीक प्रश्न पूछे गए। 31 के बाद बताओ भाई, 31 के बाद 37 43 और 47 53, है ना। 47 के बाद कितने हो गए? 47 के बाद हो गए आपके इसके अंदर 57, है ना। इस तरीके से आप 100 तक लिख सकते हैं, है ना। फिलहाल में, है ना, 100 तक जो है आप लिख सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, पर ध्यान रखना है नहीं कि हम ये सभी के सभी, इन सभी के जो है भाज्य प्राइम नंबर के जो है फैक्टर कितने होंगे? केवल 2 होंगे। फैक्टर कितने होंगे? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अभाज्य संख्या पे और क्या प्रश्न बन सकता है ये बताओ? अभाज्य संख्या पे और क्या प्रश्न बन सकता है ये बताओ, है ना। अगर आपसे पूछा जाए पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बता भाई, क्या ये एक जो मैंने इसमें लिखा है, एक जो लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है? भैया एक होगा ही नहीं, सॉरी एक नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2। अधिकतम जो है एक गलत हो गया, है ना, 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, दो से पहले होता है एक, है ना। तो क्या ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? ये बताइए आप।
2 एक क्या अभाज्य संख्या है? आंसर है नो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई एक अभाज्य संख्या? क्योंकि एक जो है या तो इसके जो है गुणनखंड केवल एक है। चाहिए कितने? 2 चाहिए, 2 में है कितने? 1। ये स्वयं ही है, उसके अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब 1 का गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए ये एक यूनिक नंबर है। और यूनिक नंबर 1 और ओनली 1 क्या है? एक नंबर 1 है और ओनली 1 है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? अकेला है बिल्कुल, इसलिए हम इसको ना इसमें रख सकते हैं और ना इसमें रख सकते हैं। एक ना अभाज्य संख्या है और एक ना भाज्य संख्या है। समझ रहे मेरी बात? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। भैया के पास एक ही है, एक के पास कितना? एक ही है। और अभाज्य संख्या के लिए 2 चाहिए, सिर्फ 2 ही होते हैं, तो इसके पास नहीं है, एक ही है। तो यानी इन दोनों के कंडीशन को 1 क्या है? फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है 1 क्या है? 1 एक ना तो जो है कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। अब एक और क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों ये बताओ, क्या सबसे स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, है ना। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो क्या है? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, है ना, अभाज्य संख्या बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ कौन सी है? सोच सकते हो। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11, है ना। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। अब मैं बोल देता हूं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 यानी 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997 यानी 997। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, इसको याद कर लेना है या नहीं है? समझ के याद करना है या नहीं है? समझ के साथ याद करना। ठीक है बच्चों, इतना हम समझ में आ गया हो। तो मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि अब हमें क्या देखना है, हमने नेचुरल नंबर के चारों पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया है भाई? हमने चारों पार्ट में एक चीज समझा है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब उसके बाद जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है, मैं आने वाली कक्षाओं में जो है यानी कल की जो कक्षा होगी इन सब पे आधारित प्रश्न होंगे। यानी परिमेय संख्या पे कौन से प्रश्न बनने, पूर्णांक पे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सम संख्या पे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, विषम संख्या पे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्न यूपीएससी में आए हुए हैं, इन सब जो है नंबरों की चर्चा, इन सब प्रश्नों की चर्चा जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में जो है आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, ये जो फंडामेंटल है ये आपका क्लियर होना चाहिए। बस एक छोटा सा पार्ट जो है आज वो रह गया है, और वो है फ्रैक्शन को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछा गया है इसलिए जरूरी है या नहीं? समझ रहे मेरी बात? अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन, है ना, मैं यहां से जो है नेचुरल नंबर को भी जो है रफ कर दे रहा हूं। अब हमारे पास बचा है पूर्णांक को हम अच्छे से समझ लिया है, अब हमें समझना है भिन्न को। भिन्न यानी फ्रैक्शन भिन्न को हमने जो है, ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी है लेकिन हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तो जानना ही चाहिए, है ना। एक है आपका उचित भिन्न, ठीक है। एक होता है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, ये भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका वो है आपका दशमलव भिन्न। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये उचित भिन्न क्या होता है भाई? उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा हो, मतलब अंश
छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3, 1/7, 1/9, 2/5, 6 जो है 6/3। ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी उचित भिन्न है। ठीक है बच्चों। अब ये होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, 3/2, 3/2 है ना, 5/4, 6/2 है ना, 9/3, 7/4 है ना। क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर बड़ा है, अंश छोटा है। ठीक है। अब उसके बाद होता है दशमलव भिन्न। यहां से प्रश्न पूछा गया इसके से, दशमलव भिन्न से यूपीएससी के सीसेट में यहां से प्रश्न आया हुआ है ना, जो हम देखेंगे अगली कक्षाओं में, है ना। तो दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है, एक होती है शांत, टर्मिनेटिंग, है ना, और एक होती है अशांत, अशांत। ठीक है बच्चों, है ना, शांत और अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत है ना, शांत क्या होती है भाई, शांत क्या होती है, शांत है, ये रुक जाता है, ये एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपको 5 को 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो, 5 को 2 से डिवाइड करो, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, रुक गया, है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद ये रुक गया। समझ रहे मेरी बात, 1 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, 1 डिजिट के बाद ये रुक गया। ऐसे नंबर को अगर आपको 7 है ना, कोई और नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर है ना, 17 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो वही आ जाएगा इसका, है ना, 8.5। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, शांत होते हैं, है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल 6.25 है ना, ये क्या है, 2 नंबर डिजिट के बाद रुक गया। कोई नंबर लेते हैं 756, ये 3, ये हमने माना है ना, 756, ये 3 डिजिट के बाद रुक दिया, ये शांत है, शांत। ठीक है, क्या शांत जो है परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, ये बताओ, ये प्रश्न यहां से पूछते हैं। शांत क्या परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, ये बताओ क्या होती है भैया, परिमेय संख्या होती है। शांत क्या है, परिमेय संख्या, यानी इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। जो शांत होती है वो परिमेय संख्या होती है, यानी उसे हम p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये नंबर है 6.25 है ना, दशमलव में 6.25 हो गया, ये नंबर हो गया 6.25। अब ये पॉइंट हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने नंबर नीचे उतने 0। क्या p/q के रूप में हमने चेंज नहीं कर दिया, कर दिया है या नहीं। तो ये ध्यान रखना है। शांत, अशांत 2 प्रकार के होते हैं। अशांत जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये रुकता ही नहीं है, ये भागा चला जाता है, भागम भाग, रुकेगा ही नहीं, रुक 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 भागे जाएगा, भाई रुक जा, भागे जाएगा, पेज खत्म हो जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। ये इस टाइप के नंबर होते हैं, इसलिए हमने कहा ये अशांत है, अशांत। समझ रहे मेरी बात, बहता हुआ पानी। अब ये देखिए, अशांत जो है, अशांत जो है ये, इसके भी 2 पार्ट हमने डिवाइड किए, एक आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक है अनावर्ती, है ना। इसके कुछ ही नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 0.3333333 है ना, ये एक ही टाइप के नंबर जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना। लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, इस पे जब क्वेश्चन आएगा मैं जरूर आपको करवाऊंगा, है नहीं है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखनी है, इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, जो ये वाला 1.27 से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, है ना, 27 है ना, 27, ये क्या हो रहा है, एक ही टाइप के नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है आपका अशांत आवर्ती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। अब ये जो है ये बार बार जो है आपका होगा। लेकिन इसमें जो अनावर्ती वाले नंबर होते हैं ये बहुत बदमाश होते हैं, बड़े बदमाश किस्म के होते हैं, यानी ये अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। ये जैसे एक मैं अपनी तरफ से मिसाल लेता हूँ, 1.01, 001, 0001, 401, है ना, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो है ये नंबर जो है रिपीट होते जा रहे हैं, है या नहीं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। दोबारा मैं जो है अनावर्ती को बता देता हूँ, 1.01 ये अनावर्ती वाले नंबर है, 1.01, 001, 0001, 401, है ना, 501, ये चलते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए हमने इसको जो है अनावर्ती का, नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है, ना रिपीट होते हैं ना रुकते हैं, ना रिपीट होंगे ना रुकेंगे। ये भैया रिपीट तो हो जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, और ये रुके हुए भी हैं और रिपीट भी नहीं है।
शांत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये वाला नंबर जो है आपका आवर्ती वाला जो नंबर है ये परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, ये याद कर लेना, है ना, समझ के याद करना भाई। लेकिन है ना, परिमेय संख्या क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये बदमाश वाले नंबर, ये होते हैं अनावर्ती। अनावर्ती जो है आपके, ये जो है ये होते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो आज के कक्षा में जो है हमने जो है बहुत सारी चीजें जो है पढ़ ली है, और बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको समझाया है, बताने की एक जो है बताने का एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हमने जो है बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन एक चीज जो है थोड़ा सा जो है रह गया था, है या नहीं है। एक होता है को प्राइम नंबर, जो भाज्य और अभाज्य संख्या में होता है। इसे जो है हम अगली क्लास में जो है चलिए अभी हम देख लेंगे, जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसी में मैं आपको जो है को प्राइम भी जो है अभी बता दूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्लास के स्टार्टिंग में कि मैं ये जितने भी नंबर बताए हैं इनका मैं आपको एक व्यवस्थित रूप से एक फ्लो चार्ट दे देता हूं मैं, ताकि आपके समझने में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन समझ में आनी चाहिए भाई, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना जो है इसको बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझना। और कोशिश करिएगा आप लोग कि ये जो सारे चार्ट हैं इसको खुद से बना करके देखें, है ना। नहीं हो रहे तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके इसको प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, इसको बना करके खुद से जरूर देखिएगा दोस्तों, है या नहीं, तभी ये काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात। तो अब मैं आपसे जो है ये बताया था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना, ये 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या, है ना, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसे हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते। ठीक है, अब ये जो वास्तविक संख्या है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, परिमेय जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसके भी 2 प्रकार हमने बताए थे आपको, एक पूर्णांक संख्या और एक होती है भिन्न संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, जिसका हर केवल 1 होता है, और भिन्न जिसका हर 1 से ज्यादा होता है, और ये दोनों पी वाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब ये पूर्णांक के भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक ऋणात्मक पूर्णांक, 3 पार्ट थे, ऋणात्मक, शून्य, है ना, और तीसरा मैंने आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक बताया था। अब ये जो शून्य पूर्णांक है इसको भी हमने जो है शून्य पूर्णांक को जो है हमने होल नंबर कहा, यानी पूर्ण संख्या कहा। क्या कहा बच्चों, इसको हमने होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहा। धनात्मक पूर्णांक इसे हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या हमने इनको कहा। ठीक है, नेचुरल नंबर कहा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में हमने जो है डिवाइड किया था। एक जो संख्या हो गई आपकी सम संख्या, एक हो गई आपकी विषम संख्या, और एक हो गई आपकी भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या, और एक हो गया आपका अभाज्य संख्या। फिर हमने भिन्न देखा था, भिन्न में कितने पार्ट है भाई, भिन्न के अंदर कितने पार्ट है ना। तो हमने उचित भिन्न के बारे में पढ़ा, है ना। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका बताओ, जिसका हर छोटा हो अंश बड़ा हो। एक होता है अनुचित, इसका विपरीत होता है ना, विपरीत होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो, हर छोटा हो अंश बड़ा हो। ठीक है, अब उसके बाद उचित, अनुचित, और तीसरा मैंने बताया था दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। शांत क्या होते हैं, जो रुक जाते हैं, है ना, कुछ डिजिट के बाद जो है दशमलव के बाद ये रुक जाते हैं। अशांत क्या होते हैं, जो अशांत क्या होते हैं, जो रुकते नहीं है। लेकिन इसके भी 2 कैटेगरी है, अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि कुछ ही नंबर रिपीट होंगे, है ना, बार बार कुछ ही नंबर रिपीट होंगे, लेकिन इसमें जो कोई भी नंबर जो है, अधिकतर कोई भी नंबर जो है बार बार रिपीट ही नहीं होता और ये चलता रहता है।
समझ में आ रहा है या नहीं है? तो मैंने ये दशमलव भिन्न बताया था। इसी में हम छोटा सा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम को सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में मैं अगली कक्षा में जो है विस्तार से जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड है ना, दो नंबरों के बीच का गुणनखंड जो है कॉमन फैक्टर जो है वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, केवल 1 होता है। ऐसे नंबर को जो है हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं 15 और 16, है ना, इनके बीच में जो है कॉमन फैक्टर केवल 1 है। समझ आ रहा है ना। और अगर कहा जाए, अगर एक तरह से इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, लेकिन एक माना जाता है कि इन दोनों के बीच में जो है कॉमन फैक्टर जो है 1 होंगे ही, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब हम यहाँ से एक और नंबर ले लेते हैं, जो है एक और नंबर ले लेते हैं 13 और 35, है ना। 13 और 35 इन दोनों का इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, है ना। तो कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। इस तरह के नंबर को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप मैंने जो है आज हमने बेसिक चीजें जो है आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं है भाई, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, और अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अगली कक्षा में। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखिएगा कि यहीं से प्रश्न उठाए, यही इन्हीं कंसेप्ट से जो है प्रश्न जो है उठाए गए। तो अगली क्लास में जो है मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हम कौन कौन से टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। फिर उसके मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उस सारे कंसेप्ट पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो है मैं आपको PYQ जरूर करवाऊंगा। और PYQ के साथ जो है आपके जो है नंबर सिस्टम जो है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है आपको पढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन जो है आप जो है लगातार जो है सीखने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आपको ये कक्षा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद।